नमस्कार दोस्तों। अगर सवाल ही गलत पूछा जाए तो हम जवाब के सही होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। कुछ ऐसा ही अनुभव हाल ही में हुई डज गॉड एग्जिस्ट पर एक चर्चित बहस को देखते हुए हुआ। यहाँ मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि उस मंच पर मौजूद लोग मुझसे कम जानते थे या मैं खुद को उनसे ज़्यादा समझदार मानता हूँ, लेकिन इसके बावजूद एक बात बहुत साफ महसूस होती है कि बहस खत्म हुई पर सवाल वहीं का वहीं रह गया। तो शायद समस्या जवाबों में नहीं, शायद समस्या सवाल पूछने के तरीके में थी। और आज इस पॉडकास्ट में हम यही जांचने आए हैं। यह नहीं कि ईश्वर है या नहीं, बल्कि यह कि क्या हमने यह सवाल तार्किक रूप से और सही ढंग से पूछा भी था। क्योंकि जब सवाल ही भ्रमित हो तो सबसे बुद्धिमान बहस भी स्पष्टता नहीं, सिर्फ शोर पैदा करती है। चलिए हम इसे 11 प्रमुख बिंदुओं में समझेंगे। प्रथम बिंदु आता है परिभाषा। किसी भी गंभीर डिस्कशन की शुरुआत एक बेसिक नेसेसिटी होती है कि आप उसे डिफाइन करें, उसकी परिभाषा क्या, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। अगर हम यह तय नहीं कर सकते कि हम किस चीज पर बात कर रहे हैं तो चाहे बहस कितनी भी तेज क्यों ना हो, नतीजा सिर्फ उलझन ही होता है। सोचिए अगर दो लोग एनर्जी पर बहस कर रहे हो, एक न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहा हो और दूसरा स्पिरिचुअल एनर्जी की, तो क्या वह बहस कभी किसी नतीजे पर पहुंच सकती है? बिल्कुल यही समस्या हुई। डज गॉड एग्जिस्ट वाली बहस में भी गॉड शब्द बार बार इस्तेमाल हुआ, लेकिन यह कभी साफ नहीं किया गया कि क्या गॉड एक व्यक्ति है, एक शक्ति है, एक नियामक सिद्धांत है या सिर्फ एक फिलोसॉफिकल कंसेप्ट। जब परिभाषा ही तय नहीं होती तो एक अजीब चीज होती है कि हर पक्ष अपने दिमाग का गॉड लेकर आता है और फिर उसी पर हमला करता है या उसी को बचाने लगता है। दूसरा बिंदु आता है अलग अलग गॉड मॉडल्स के लिए एक ही शब्द का इस्तेमाल किया गया। अब इस बहस में भी यही हुआ कि एक तरफ से उस गॉड को चुनौती दी जा रही थी जो दुनिया के हर दुख को रोक सकता है, हर अन्याय में हस्तक्षेप कर सकता है, और अगर ऐसा नहीं करता तो उस पर नैतिक सवाल उठाया जा सकता है। दूसरी तरफ से उस गॉड की बात हो रही थी जो हर घटना का तात्कालिक प्रबंधक तो नहीं है, हर दुख का समाधान भी नहीं देता, बल्कि वह अस्तित्व का आधार है। अब यहां ध्यान दीजिए कि ये दोनों एक ही ईश्वर नहीं है, लेकिन बहस के दौरान यह बात साफ नहीं की गई। नतीजा यह हुआ कि दोनों पक्ष एक दूसरे से बात करते हुए भी असल में अलग अलग चीजों पर बोल रहे थे। यह ऐसा है जैसे एक व्यक्ति कहे कि यह मशीन बहुत शोर करती है और दूसरा उसका जवाब दे कि यह बहुत तेज है। तो दोनों अपने अपने संदर्भ में सही हो सकते हैं, मशीन शोर भी कर रही है और वो तेज भी हो सकती है, पर फिर भी सवाल का जवाब नहीं मिला। तीसरा बिंदु आता है समानांतर संवाद। चलिए पहले हम ये समझते हैं कि समानांतर संवाद का अर्थ क्या है। जब दो लोग बोल रहे होते हैं लेकिन असल में वे एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे होते, एक पक्ष का तर्क अपने गॉड मॉडल के हिसाब से पूरी तरह तार्किक लगता है, वहीं दूसरे पक्ष का जवाब अपने गॉड मॉडल के हिसाब से पूरी तरह वाजिब लगता है, और फिर भी दोनों एक दूसरे को लगातार मिस करते रहते हैं। यही वजह है कि बहस खत्म होने के बाद भी श्रोता के मन में वही सवाल बचा रहता है। इसलिए यह कहना ज्यादा सही होगा कि इस बहस ने न ईश्वर को सिद्ध किया न नकारा। इसने सिर्फ यह दिखाया कि जब अवधारणाएं साफ नहीं होती तो सबसे बुद्धिमान संवाद भी समानांतर भाषण बन जाता है, और यहीं से अगली बड़ी गलती की जमीनी तैयारी शुरू होती है। चौथा बिंदु, जब हम विज्ञान से वह सब सवाल पूछते हैं जो उसका काम नहीं है। जब अवधारणाएं साफ नहीं होती तो हम अक्सर सोचते हैं कि शायद इस सवाल का जवाब विज्ञान दे सकता है, और यहीं से हम विज्ञान से वह सवाल पूछ बैठते हैं जो विज्ञान का काम ही नहीं है। विज्ञान का काम है जो दिखाई दे, जो मापा जा सके, जिसे दोहराया जा सके। विज्ञान हमें वह बताता है, जैसे कि चीजें कैसे काम करती हैं, प्रकृति के नियमों के अनुसार व्यवहार करती है, पदार्थ और ऊर्जा कैसे बदलते हैं, और इसमें विज्ञान असाधारण रूप से सफल रहा है। लेकिन विज्ञान यह नहीं बताता कि कुछ है ही क्यों, अस्तित्व क्यों है, नियम है ही क्यों। यह उसकी कमजोरी नहीं है, यह उसकी सीमा है। आप उसे एक्सटेंड नहीं कर सकते उसके आगे। पांचवा बिंदु आता है टूल्स का मिसमैच और कैटेगरिकल एरर। ये इससे रिलेटेड है क्योंकि यहाँ एक सटल
लेकिन बहुत ही ज़रूरी बात है कि जब हम कहते हैं अगर ईश्वर है तो वैज्ञानिक रूप से साबित करो, तो हम यह मान रहे होते हैं कि ईश्वर भी उन्हीं चीज़ों की श्रेणी में आता है जिन्हें विज्ञान जांच सकता है। लेकिन विज्ञान किसी भी चीज़ को उसकी कैटेगरी के भीतर ही जांचता है। विज्ञान ग्रहों को जांच सकता है, कोशिकाओं को जांच सकता है, ऊर्जा को जांच सकता है, लेकिन विज्ञान यह नहीं जांचता कि गणित सच क्यों है, या तर्क काम क्यों करता है, या नियम नियम क्यों है। इन सब पर विज्ञान टिका है, लेकिन ये खुद विज्ञान के ऑब्जेक्ट नहीं है, उसका बेस है ये। इसे एक उदाहरण से समझिए कि अगर कोई आपसे कहे 2 × 2 4 होता है, इसे आप माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाओ। अब समस्या गणित में नहीं है, समस्या माइक्रोस्कोप के गलत इस्तेमाल में है। इसे ही कहा जाता है कैटेगोरिकल एरर, जो कि यहां हुई। छठा बिंदु आता है बिग बैंग का, जहां पर अब बिग बैंग को अक्सर इस थ्योरी में घसीट लिया जाता है जब गॉड की बात होती है। बिग बैंग हमें बताता है कि ब्रह्मांड फैल रहा है या समय स्थान विकसित हुए। शुरुआती अवस्था अत्यंत सघन थी और यह एक मजबूत वैज्ञानिक सिद्धांत है, लेकिन यह नहीं बताता कि ब्रह्मांड क्यों अस्तित्व में आया, कुछ है ही क्यों। शुरुआती अवस्था से पहले क्या था। बिग बैंग अस्तित्व की शुरुआत नहीं है, अस्तित्व के विकास की कहानी है। इसे ऐसे समझिए कि नक्शा आपको शहर का फैलाव दिखाता है, लेकिन यह नहीं बताता कि शहर क्यों बसाया गया, द स्टोरी बिहाइंड इट। बिग बैंग के साथ भी ऐसा ही भ्रम होता है। सातवां बिंदु आता है नियम, पर वो आए कहां से। अब एक और बुनियादी सवाल, हम मानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण काम करता है, प्रकाश की गति निश्चित है, गणितीय नियम सार्वभौमिक है। सवाल यह नहीं है कि ये सब कैसे काम करता है, सवाल यह है कि ये है ही क्यों, एग्जिस्टेंस किस लिए है। अक्सर कहा जाता है कि नियम बस ऐसे ही हैं। दर्शन में इसे कहा जाता है ब्रूट फैक्ट, लेकिन बस ऐसा ही है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होती। आपका मूड क्यों खराब, बस ऐसे ही है, वजह तो पता नहीं चली। यह सिर्फ यह मान लेना कि यहाँ हम रुक रहे हैं, अभी नहीं जानते हैं, और जानने की जरूरत भी नहीं है। एक जैसी बातें नहीं है। पहला ज्ञान को आगे बढ़ाता है और दूसरा उसे रोक देता है। आठवां बिंदु आता है फाइन ट्यूनिंग का। यहाँ फाइन ट्यूनिंग का सवाल आता है। फाइन ट्यूनिंग यह नहीं कहती कि ब्रह्मांड हमारे लिए बनाया गया, यह सिर्फ यह कहती है कि कुछ मूलभूत स्थिरांक बहुत संकीर्ण दायरे में थोड़ा सा बदलाव जीवन में एक संभावना समाप्त कर सकता है। यह कोई धार्मिक दावा नहीं है, यह वैज्ञानिक अवलोकन है। गलती तब होती है जब इसे सीधे ईश्वर का प्रमाण बना दिया जाता है या पूरी तरह डिसमिस कर दिया जाता है। ईमानदार स्थिति यह है कि यह एक खुला हुआ सवाल है। नवा बिंदु है ऑब्जर्वर, जिसकी तो बात ही नहीं करी गई। पूरी बहस में ब्रह्मांड की बहुत बातें हुई, लेकिन उस ऑब्जर्वर, उस जीव की, उस चेतना की तो बात हुई नहीं जो इसे ऑब्जर्व कर रहा है। चेतना का मतलब न्यूरॉन्स की फायरिंग नहीं है, वह अनुभव है कि मैं हूं की अनुभूति। आई एम अलाइव, आई एग्जिस्ट, आई एम पार्ट ऑफ इट। विज्ञान जानता है कि दिमाग और अनुभव में संबंध है, लेकिन यह नहीं जानता कि अनुभव खुद कहां से आता है। इसे कहा जाता है द हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस। यह फ्रिंज नहीं है, यह सेंट्रल प्रॉब्लम है। और जब हम चेतना को साइड क्वेश्चन बना देते हैं तो हम जानने वाले को ही हटा देते हैं। 10वां बिंदु आता है दुख, जो कि भावनात्मक रूप से काफी शक्तिशाली और तार्किक रूप से सीमित है। दुख वास्तविक है, पीड़ा वास्तविक है, और उस पर सवाल उठाना जायज है। लेकिन दुख का तर्क तभी निर्णायक बनता है जब हम पहले से एक खास गॉड मॉडल मान लेते हैं और फिर उसी मॉडल के गिरने से पूरी ईश्वर विचार को निकार देते हैं। इसे कहा जाता है स्ट्रॉमैन फैलेसी, कि दुख हमें बहुत कुछ पूछने का अधिकार देता है, लेकिन वह अपने आप में ऑन्टोलॉजी तय नहीं करता। 11वां और अंतिम बिंदु है कि मैं नहीं मानता और यह मौजूद नहीं है। चलिए, एक जरूरी संतुलन है कि मैं नहीं मानता और यह मौजूद नहीं है। ये एक जैसी बातें नहीं है। जो इनमें से दूसरी बात है कि यह मौजूद नहीं है, वह एक दावा है, और हर दावा तर्क मांगता है। नास्तिकता भी एक वर्ल्ड व्यू हो सकती है, जैसे कि वो दूसरे वाले भाई साहब ने कहा था कि नास्तिक से भी सवाल पूछे जाएंगे और उस पर भी बौद्धिक जिम्मेदारी उतनी ही है। अगर हम पूरे पार्ट 1 को एक वाक्य में समेटें तो यह कहा जा सकता है कि यह बस ईश्वर पर नहीं बल्कि सवाल पूछने के तरीके पर असफल हुई। न ईश्वर सिद्ध हुआ न खंडित, लेकिन यह साफ हो गया कि कुछ सवाल सही ढंग से पूछे ही नहीं गए, कुछ को गलत औजार से पूछा गया, और एक ईमानदार सोच यहीं रुकती नहीं है, वहीं से शुरू होती है। तो पार्ट 2 में हम उत्तर नहीं खोजेंगे, हम यह देखेंगे कि सोचने का दायरा और कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो पार्ट 2 में भी जवाब ये तो नहीं आएगा कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, पर हाँ,
रास्ता थोड़ा साफ हो जाएगा। चलिए पार्ट 2 में मिलते हैं। धन्यवाद।